हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान की इस सीरीज में हम आपको करा रहे हैं भाग 3 मौलिक अधिकार, जो कि खत्म हो चुका है। लेकिन आज मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सवाल यहां से भी बन जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो बची हुई मौलिक अधिकारों के बारे में और भाग 3 के बारे में जो बातें हैं वो पूरी की पूरी बातें कवर कराएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें और अपने दोस्तों को लगातार वीडियो शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। और आज हम बात करने वाले हैं कि मौलिक अधिकार, जी हां, ऐसे मौलिक अधिकार जो विदेशियों के मूल अधिकार हैं। जी हां, हमारे भारतीय संविधान में हमारे प्रमुख रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का मौलिक अधिकार का दर्जा उसका छीन लिया गया है और उसे एक कानूनी दर्जा प्राप्त हो चुका है। इस तरीके से वर्तमान समय में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो क्या ये 6 मौलिक अधिकार केवल हमारे भारतीय नागरिकों के लिए हैं? जी नहीं, इनमें से कुछ अनुच्छेद और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो हमारे विदेशियों को भी प्राप्त हैं। जी हां दोस्तों, साथ में ये नागरिकों को भी प्राप्त हैं। लेकिन कभी कभी सवाल आ जाता है कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, यानी कि हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। और सबसे पहले आप इसको देखिए, अनुच्छेद 14 जो कहता है विधि के समक्ष समता और संरक्षण। जी हां, ये समता और संरक्षण क्या है, इसके विषय में हमने प्रॉपर्ली डिस्कशन किया है अनुच्छेद 14 को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, विदेशियों को भी विधि के समक्ष समता या समानता और विधि के संरक्षण का अधिकार है। जी हां, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुच्छेद 20। जी हां, अनुच्छेद 20 जो कहता है दोष सिद्धि पर हमारा संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में पकड़ा गया है तो उसको अपने बचाव पक्ष के लिए संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 20 देता है। तो ये हमारा विदेशियों को प्राप्त है। एक है आपका आर्टिकल 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि जो विदेशी व्यक्ति है उसके प्राणों को संरक्षण हमारा संविधान प्रदान करता है, क्योंकि हमको अधिकार नहीं है किसी को प्रताड़ित करना या किसी के जीवन या प्राण से खेलना। तो उसकी स्वतंत्रता उसके पास है। एक बात और हम करें तो अनुच्छेद 21A या 21 क की, तो ये भी हमारा विदेशियों को प्राप्त एक मौलिक अधिकार है कि वो आके यहां पर शिक्षा ले सकते हैं। जी हां, शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत। अगर नेक्स्ट बात करें तो अनुच्छेद 22 ये भी विदेशियों को प्राप्त है, जो कहता है कि हिरासत में या नजरबंद में अगर किसी व्यक्ति को रखा जाता है तो उससे भी संरक्षण का अधिकार वह मतलब उसको प्रदान है। वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। आगे अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 23 जो कि बलात् श्रम एवं मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी हमारा विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। एक और हम बात करें तो हमारा अनुच्छेद 24, ये जितने भी मौलिक अधिकार हमने विदेशियों को भी दे रखे हैं, आप ये सामान्यतः पाएंगे ये मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में हैं। जी हां, यानी कि जितने भी मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं ये पूरे के पूरे पृथ्वी लोक पर ये मानवीय अधिकार हैं और ये सभी को प्राप्त होने चाहिए, जो चाहे हमारा नागरिक है और चाहे वो नागरिक नहीं है, गैर नागरिक है तब भी, क्योंकि जीवन व्यतीत करने के लिए, जीने के लिए ये अनिवार्य है। यूएनओ ने भी इसके ऊपर हमारा कई बार बात की है। आगे अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 24 ये भी विदेशियों को प्राप्त है, जो कहता है कि कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध, यानी कि विदेशी बच्चों को हम पकड़ के नहीं लेके आ सकते हैं, या विदेशी जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनको हम ऐसे कारखानों में या ऐसी फैक्ट्रियों में काम नहीं करवा सकते हैं, ऐसे उद्योगों में काम नहीं करवा सकते हैं जो खतरनाक उद्योग हैं या उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 25 भी इनको प्राप्त है, यानी कि धर्म की अभिवृद्धि, यानी कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की भी इनको आजादी दे रखी है। आगे अगर हम बात करें तो एक और अधिकार इनको मिलता है अनुच्छेद 26 के तहत, वो है आपका धार्मिक संस्थान का संचालन, कि ये भारत के अंदर अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं।
आगे अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 27 के तहत इनको धार्मिक करों में छूट दी जा सकती है। जो इनके धार्मिक संस्थान हैं यहां से टैक्स या वो धार्मिक रूप से कोई कार्य करते तो उन पर टैक्स नहीं लेगी सरकार, ऐसा प्रावधान भी है। आगे अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 28 भी इनको प्राप्त है, जिसके तहत धार्मिक संस्थानों में आदेश जारी करने की इनकी स्वतंत्रता है कि ये अपने धार्मिक संस्थानों में कुछ आदेश जारी करना चाहते हैं तो वो आदेश जारी कर सकते हैं। तो आई होप आपको विदेशियों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रॉपरली क्लियर हुए होंगे। अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A और 22, 23, 24, 25, 26, 27 और आपका 28 ये अनुच्छेद ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, यानी कि ये नागरिकों के अधिकार तो है ही है, साथ में विदेशियों को भी प्राप्त है। एक बात बस याद रखिएगा कि जितने भी हमारे शत्रु राष्ट्र हैं, यानी कि शत्रु राष्ट्र का मतलब है कि जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो हम पर आक्रमण करते रहते हैं लगातार या फिर जिनसे हमारा विवाद चल रहा है, उनको ये अधिकार नहीं मिलेंगे या उनके नागरिकों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। बाकी सभी विदेशियों को ये नागरिक अधिकार हमारे प्राप्त होते हैं। अब एक तरफ बात कर लेते हैं कि जो केवल और केवल नागरिकों को मिलेंगे ऐसे मौलिक अधिकार या ऐसे मूल अधिकार जो केवल और केवल नागरिक होते हैं उनको ही मिल सकते हैं, अन्य किसी को नहीं दिए जाते हैं। आर्टिकल जो आपका 15 है, अनुच्छेद 15 जो कहता है जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर यानी कि हमारे नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो ये विदेशियों को नहीं मिलता है। कभी कभी आप टूरिस्ट प्लेस पर जब जाएंगे ना तो याद रखिएगा जो फॉरेन कंट्री से जितने भी लोग आए हुए हैं विदेशों से, उनकी जो टिकट होगी वो महंगी मिलेगी, अलग लाइन लगती है उनकी, और जबकि विदेशियों के लिए उस टिकट में बहुत कम दर होती है, कम पैसे में टिकट मिल जाती है। ऐसे ही घूमने फिरने के मामले में और कई सारी चीजों के मामले में ये भेदभाव नहीं कहलाएगा, क्योंकि आर्टिकल 15 जिसके तहत हम भेदभाव नहीं करेंगे वो केवल हमारे नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हमारा अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है, यानी कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलेंगे सबको, ऐसी बात करता है। तो ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है कि उनको सरकारी नौकरियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो, जैसे सिविल सेवा में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, विचरण करना मतलब घूमना फिरना और निवास करना और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये केवल हमारे भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार है। विदेशी लोग ऐसा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि हमारे भारतीय लोगों को इस प्रकार की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं पर भी जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण की बात करता है, ये भी केवल और केवल हमारे मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। आगे अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 30 जो धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना करने की बात करते हैं, ये भी केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो क्या धार्मिक संस्थान की स्थापना विदेशी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उन पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जबकि भारतीय नागरिकों पर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। तो याद रखिएगा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त जो अनुच्छेद या मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। एक और सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात कि आपातकाल और मौलिक अधिकार, जी हां, आपातकाल के समय सारे मौलिक अधिकार खंडित हो जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको निरस्त किया जाता है, खत्म किया जाता है, प्रतिबंध किया जाता है, लेकिन आपातकाल के समय भी दो मौलिक अधिकार कभी भी निरस्त नहीं हो सकते हैं, समाप्त नहीं हो सकते, प्रतिबंधित नहीं हो सकते हैं। एक तो आर्टिकल 20 जो कहता है कि दोष सिद्धि होने पर, यानी कि आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको संरक्षण का अधिकार है। दूसरा आपका है अनुच्छेद 21 जो कहता है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये भी हमारा आपातकाल के समय खंडित नहीं होता है। बाकी सारे मौलिक अधिकार आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगते ही समाप्त हो जाते हैं। तो आई होप ये मौलिक अधिकारों को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट जरूर लिखा करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।